हाँ भाई देखिए, आज अपन चैप्टर पढ़ेंगे राजस्थान की जनजातियां। क्या पढ़ेंगे भाई? राजस्थान की जनजातियां। तो देखिए भाई ध्यान दो, राजस्थान की जनजातियों में देखिए हेडिंग डाल लिए आप लोग, राजस्थान की जनजातियां। ठीक है भाई। तो देखिए भाई ध्यान दो, राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां कौन संभाग में पाई जाती है बताओ? देखिए राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां, देखिए भाई उदयपुर संभाग में पाई जाती है, यानी दक्षिण राजस्थान में ज्यादातर है भाई पाई जाती है। तो देखिए भाई राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां कौन से संभाग में पाई जाती है? तो आप लोग क्या आंसर दोगे बताओ भाई? उदयपुर संभाग में पाई जाती है। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके बाद में देखिए भाई ध्यान दो, देखिए जनजातियों में ध्यान दो भाई, राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो आप लोग आंसर क्या दोगे बताओ भाई? सबसे पहले नंबर पर कौन जनजाति पाई जाती है भाई? राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कौन? मेणा है भाई। सबसे ज्यादा कौन जनजाति पाई जाती है राजस्थान में? मेणा। तो देखिए आप लोग बोर्ड पे ध्यान दो, अरे मेणा सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? जयपुर में। कहां पाए जाते हैं? जयपुर में। कहां पाए जाते हैं भाई? जयपुर। मैंने गोला कर दिया भाई, सबसे ज्यादा यहां पाई जाती है। इसके अलावा सवाई माधोपुर, दौसा, चित्तौड़, अलवर में भी मेणा जनजाति पाई जाती है। देखिए ध्यान दो, तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन जाति पाई जाती है? कौन जनजाति पाई जाती है भाई? मेणा। तो देखिए अरे मेणा, अरे बताइए भाई आप लोग मुझे, मेणाओं का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए मेणाओं का शाब्दिक अर्थ है मछली। क्या है भाई? मछली। ठीक है भाई, मेणाओं का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? मछली है। और ध्यान दो, मेणा जनजाति कौन जनजाति भाई? मेणा जनजाति अपनी उत्पत्ति, मेणा जनजाति अपनी उत्पत्ति भगवान मत्स्य अवतार से मानते हैं। ठीक है भाई, मत्स्य अवतार से मानते हैं। और देखिए मत्स्य भगवान किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? भगवान विष्णु को कहते हैं। तो उसकी अपने आप को देखो, भगवान मत्स्य अवतार का मानते हैं भाई। कौन? मेणा। अरे मेणाओं का ध्यान दो भाई, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जयपुर में राज भी था। हाँ, मेणा शासन करते थे पहले। ठीक है ना भाई। तो मेणा जनजाति अपनी उत्पत्ति भगवान मत्स्य अवतार से मानते हैं। और देखिए भाई ध्यान दो, मेणाओं का पवित्र ग्रंथ क्या है बताओ? मेन पुराण है। बोलो भाई क्या है? मेन पुराण है। बताओ इस मेन पुराण ग्रंथ की रचना किसने की थी? अरे इसकी रचना की थी मुनि मगर सागर ने। ठीक है भाई, मुनि मगर सागर ने इसकी रचना की थी। किसकी बताओ? मेन पुराण की रचना की थी। ठीक है भाई। तो दोबारा देखिए एक बार, मीणा जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? जयपुर में। इसके अलावा सवाई माधोपुर,
दौसा, चित्तौड़, अलवर में भी पाई जाती है। मेणाओं का शाब्दिक अर्थ क्या है? मछली। और देखिए मेणा जनजाति अपनी उत्पत्ति भगवान मत्स्य अवतार से मानते हैं। और देखो भाई मेणाओं का पवित्र ग्रंथ क्या है? मीन पुराण है। और मीन पुराण की रचना किसने की थी? मुनि मगर सागर ने की थी, या मगर सागर मुनि ने की थी। इसके बाद में देखो भाई ध्यान दो आगे क्या होता है। देखिए भाई मेणा जनजाति जाति देखिए दो वर्गों में बटी हुई है। कितने वर्गों में बटी हुई है भाई? दो वर्गों में बटी हुई है। देखो एक तो कौन सा बताओ भाई? चौकीदार, और दूसरी बोलो जमींदार। तो ध्यान दो भाई मेणा जनजाति कितने वर्गों में बटी हुई है? बोलो दो वर्गों में बटी हुई है, एक तो चौकीदार और दूसरी जमींदार। अच्छा देखिए भाई ध्यान दो आगे। अरे मेणा जनजाति या मेणाओं की मेणा जनजाति की देखिए भाई कुल खापे कितनी होती है? बताओ भाई। 24 होती है। बोलो भाई कितनी होती है? मेणाओं की कुल खापे 24 होती है। और देखिए मेणाओं के कुल गोत्र कितने हैं? लगभग कितने हैं? 5200। अरे भाई कितने हैं? 5200 इनके गोत्र है। ठीक है ना भाई? हाँ। और देखिए ध्यान दो मेणा जनजाति का इष्ट देवता कौन है? बताओ। बूरिया बाबा। कौन है? बूरिया बाबा, या इस गोमतेश्वर, इसी को ही क्या कहते हैं? गोमतेश्वर है। अरे बोलो भाई मेणा जनजाति का इष्ट देवता क्या है? बूरिया बाबा या गोमतेश्वर है। इसकी कभी ये झूठी कसम नहीं खाते हैं। और देखो इस बूरिया बाबा या गोमतेश्वर के राजस्थान में मंदिर कहाँ है? तो देखो एक तो है प्रतापगढ़ में। बोलो भाई कहाँ है? प्रतापगढ़ में। और एक कहाँ है? बोलो पाली में। एक कहाँ भाई? पाली में है। तो दोबारा देखो यहाँ तक ही एक बार। मेणा जनजाति कितने वर्गों में बटी हुई है? दो वर्गों में बटी हुई है, एक चौकीदार और दूसरा जमींदार। अच्छा देखिए मेणा जनजाति की कुल खापे कितनी होती है? 24। मेणाओं में गोत्र कितने होते हैं? लगभग 5200। मेणाओं का इष्ट देवता क्या है? बूरिया बाबा या गोमतेश्वर है। और देखिए मेणाओं के मंदिर प्रतापगढ़ और कहाँ है? पाली में है। फिर देखिए भाई ध्यान दो मेणाओं का पवित्र पक्षी क्या है? बताओ। मोर है। मेणाओं का पवित्र पक्षी क्या है? मोर है। तो ध्यान दो भाई मेणाओं की औरतें जो अपने कच्चे घर होते थे पहले उनकी दीवारों के ऊपर ध्यान दो चित्र बनाती थी जिनको कहते थे मोर मांडना। क्या कहते थे? मोर मांडना। तो ध्यान दो भाई एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना कि मोर मांडना चित्र कौन सी जनजाति महिलाओं का प्रमुख चित्र है? मेणाओं का। ठीक है भाई। तो देखिए मेणाओं की महिलाओं का प्रमुख चित्र है मोर मांडना। बोलो भाई क्या है? मोर मांडना। तो मोर मांडना चित्र कौन जनजाति की महिलाओं का प्रमुख चित्र है भाई? मेणाओं की जनजातियों का प्रमुख चित्र है। ठीक है। और देखिए मेणाओं में नाता प्रथा और झगड़ा राशि प्रचलित है। हाँ भाई कौन सी राशि? बोलो। झगड़ा राशि प्रचलित है। देखिए
नाता प्रथा और झगड़ा राशि कौन जनजाति में सबसे ज्यादा प्रचलित है बताओ? मेणाओं में फिर आएगा बिल्लू का, तो पहला नंबर मेणाओं का आता है नाता प्रथा में, इस चीज का ध्यान रखना। नाता प्रथा, अरे नाता प्रथा वो होती है कि जिसमें पत्नी अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद या जिंदे पति को ही छोड़कर किसी दूसरे के चले जाती है तो वो नाताड़ी कहलाती है, तो यानी उसको नाता प्रथा कहा जाता है। ठीक है, अब देखो पहले वाले ससुराल से नए ससुराल में गई तो पुराने ससुराल वाले नए ससुराल वालों से झगड़े के रूप में कुछ पैसा लेते हैं, रुपए लेते हैं, वो पंच पटेल निर्धारित करते हैं। फिर वो पैसा यानी कि जिनके गई नए वाले ससुराल वाले पुराने ससुराल वालों को जो भी पटेल निर्धारित करते थे वो रुपए दे देते हैं, और वो रुपए देने के बाद पूर्णतः औरत उनकी हो जाती है, यानी झगड़ा खत्म हो जाता है फिर। ठीक है ना भाई, तो उन पैसों को ही झगड़ा राशि कहा जाता है। तो बताओ नाता प्रथा और झगड़ा राशि कौन सी जनजाति में प्रचलित है? मेणाओं में प्रचलित है। और देखिए मेणाओं के मुखिया को पंच पटेल कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? मेणाओं के मुखिया को पंच पटेल कहते हैं। और दूसरी बात देखिए क्या है, कि मेणाओं की औरतों का गले का प्रमुख आभूषण क्या है? खुंगाली। बोलो क्या है? खुंगाली है। अरे मेणाओं की औरतों का गले का प्रमुख आभूषण क्या है? बोलो खुंगाली है। और देखिए मेणा सुधार समिति की स्थापना बंशीधर शर्मा ने 1944 में नीम का थाना, बोलो भाई कहाँ की थी? नीम का थाना सिक्कर में की। ठीक है ना भाई? हाँ, तो देखो एक बार दोबारा बताओ भाई, मेणाओं का पवित्र पक्षी क्या है? मोर है। मेणाओं की महिलाओं का प्रमुख चित्र मोर मानना है। और मेणाओं में नाता प्रथा और झगड़ा राशि प्रचलित है। और मेणाओं के मुखिया को पंच पटेल भी कहते हैं। और मेणाओं की औरतों का गले का प्रमुख आभूषण खुंगाली होता है। और मेणा सुधार समिति की स्थापना बंशीधर शर्मा ने 1944 ईस्वी में नीम का थाना सिक्कर में की। बोलो भाई कहाँ की? नीम का थाना सिक्कर में की थी भाई। ठीक है, ओके। तो ये थे भाई मेणा। कौन थे भाई? ये मेणा थे। अब देखिए राजस्थान में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है बताओ? भील है। बोलो भाई कौन है? भील है। तो अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? भीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए भाई भील देखिए भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बिल शब्द से हुई है। हाँ, तो देखिए भाई भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बिल शब्द से हुई है। ठीक है भाई? हाँ, और देखिए भीलों का शाब्दिक अर्थ है, भीलों का शाब्दिक अर्थ है तीर चलाने वाला। अरे भीलों का शाब्दिक अर्थ क्या है? बोलो तीर चलाने वाला है। और देखिए भीलों को कर्नल जेम्स टॉड ने
क्या कहा बताओ। देखिए भीलों को कर्नल जेम्स टॉड ने वन पुत्र कहा। बोलो भाई क्या कहा, वन पुत्र कहा। भीलों को कर्नल जेम्स टॉड ने वन पुत्र कहा। अब देखिए भाई ध्यान दो, भीलों का रणघोष है फायरे फायरे, है भाई। भीलू का रणघोष क्या है बोलो, फायरे फायरे। फायरे फायरे कहते ही सारे भील आकर इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई कोई समस्या आ गई, उससे निपटने के लिए ले लठड़ा जाते हैं। तो बताओ भीलों का रणघोष क्या है। अरे भीलों का रणघोष है फायरे फायरे। बोलो क्या है, फायरे फायरे है। अच्छा फिर देखिए भाई ध्यान दो, भीलों के कच्चे घरों को बताओ भाई, घरों को क्या कहते हैं, कू या टापरा कहते हैं। समझ रहे हो ना भाई। बताइए भीलू के कच्चे घरों को कू या टापरा कहते हैं। ठीक है भाई। तो एक बार यहां तक दोबारा देखो। बताओ भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील शब्द से हुई है। भीलू का शाब्दिक अर्थ है तीर चलाने वाला। और देखिए भीलों को कर्नल जेम्स टॉड ने वन पुत्र कहा। और भीलों का रणघोष है फायरे फायरे। भीलों के कच्चे गुरों को कू या टापरा कहते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए भाई, भीलों के बहुत सारे भीलों के बहुत सारे झोंपड़े मिलकर पाल कहलाते हैं। है भाई, भीलू के बहुत सारे झोंपड़े मिलकर क्या कहलाते हैं, पाल कहलाते हैं। और देखिए इस पाल के मुखिया को पाल के मुखिया को पालकी या पदवी कहते हैं। अरे भीलू के बहुत सारे झोंपड़े मिलकर पाल कहलाते हैं और पाल के मुखिया को पालकी या तदवी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पालकी या तदवी कहते हैं। किसको, पालकी मुखिया को। और देखिए भीलों के समस्त गांव के मुखिया को, है भाई, भीलू के समस्त गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, गमेती कहते हैं। अरे भीलू के समस्त गांव के मुखिया को क्या कहते हैं बोलो, गमेती कहते हैं। और देखिए ध्यान दो, भील केसरिया नाथ, इसको बोलते हैं ऋषभ देव जी। जी भी बोल। तो भील केसरिया नाथ के चढ़ी, अरे भील केसरिया नाथ या ऋषभ देव के चढ़ी केसर का प्याला पीकर कभी
झूठी कसम नहीं खाते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को भाई। भील केसरिया नाथ के चढ़ी केसर का प्याला पीकर कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। इस केसरिया नाथ को ऋषभ देव जी भी कहते हैं और इसे भीलों का काला जी भी कहते हैं। काले पत्थर से निर्मित है, काले संगमरमर से, तो इसे भीलों का काला जी भी कहते हैं। तो देखिए इस केसरिया नाथ का मंदिर कहाँ है बताओ। केसरिया नाथ का मंदिर है दुलेव में और दुलेव का है उदयपुर में। दुलेव का है उदयपुर में है। तो दोबारा देखो भाई यहां तक एक बार। अरे भीलों के बहुत सारे झोंपड़े मिलकर पाल कहलाते हैं और पाल के मुखिया को पालकी कहते हैं, पालकी को तद्वी भी कहते हैं। और ध्यान रखना आपसे पूछा जाए कि भीलों के समस्त गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, तो भीलों के समस्त गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं। समझ रहे ना भाई। हाँ, और कोई भील गरासिया लड़की से विवाह करता है तो वो गमेती ग्रासिया कहलाता है। कोई भील गरासिया लड़की से विवाह कर लेता है तो वो गमेती ग्रासिया कहलाता है। फिर देखिए भील केसरिया नाथ या ऋषभ देव के चढ़ी केसर का प्याला पीकर कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। केसरिया नाथ का मंदिर दुलेव में है, दुलेव उदयपुर में है। ठीक है भाई। अब देखिए भाई भीलों के प्रमुख है तीर्थ स्थल। भीलों के प्रमुख तीर्थ स्थल देखो, नंबर 1 बेणेश्वर धाम, ये है भाई। ये कहाँ है बोलो, नवा टापरा गांव में है। जो कहाँ है बताओ, डूंगरपुर में है। और बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ और वांगड़ का पुष्कर कहते हैं। तो देखिए भाई बेणेश्वर धाम नवा टापरा गांव डूंगरपुर में है और बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ और वांगड़ का पुष्कर कहते हैं। जब मेले पढ़ाऊंगा, जब लिखवाऊंगा, ये सोम माई जाखब नदी के किनारे है। ये खंडित शिवलिंग पर आधारित है। इसके पास में संत माऊ जी का मंदिर भी बना हुआ है। तो देखिए भाई भीलों का प्रमुख तीर्थ स्थल ये है। और दूसरा है गोठिया अम्बा। दूसरा कौन सा है बोलिए, गोठिया अम्बा है। गोठिया अम्बा कहाँ है, बांसवाड़ा में है। गोठिया अम्बा कहाँ है, बांसवाड़ा में है भाई। ये थे भीलों के प्रमुख तीर्थ स्थल। अब देखिए भाई आगे क्या होता है, ध्यान दो भाई। देखिए भीलों की तंग धोती को भीलों की तंग धोती को डेपाड़ा कहते हैं। है भाई, भीलों की तंग धोती को क्या कहते हैं, डेपाड़ा कहते हैं। और देखिए भीलों की ढीली धोती को खोईतू कहते हैं। अरे भीलों की तंग धोती को डेपड़ा कहते हैं और ढीली धोती लॉन्गी टाइप में बांधती है उसको खोईतू कहते हैं। ढीली धोती को खोईतू कहते हैं। और देखिए भीलों के सिर पर बांधे जाने वाले, भीलों के सिर पर बांधे जाने वाले
वस्त्र को पोत्या कहते हैं। भीलों के सिर पर बांधे जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? पोत्या कहते हैं। और देखिए भीलों की महिलाओं के अधो वस्त्र को कच्छाबू कहते हैं। घाघरे को भीलों की महिलाओं के अधो वस्त्र को क्या कहते हैं? कच्छाबू कहते हैं। तो दोबारा देखो भाई एक बार, बोलो भीलों की तंग धोती को क्या कहते हैं? डेपाड़ा। भीलों की ढीली धोती को क्या कहते हैं? खोईतू। भीलों के सिर पर बांधे जाने वाले वस्त्र को पोत्या कहते हैं और भीलों की महिलाओं के अधो वस्त्र को कच्छाबू कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कच्छाबू कहते हैं। अब देखिए भाई, भीलों का कुल देवता कौन है भाई? टोटम। भीलों का कुल देवता कौन है? टोटम। और देखिए भीलों में वधू का मूल्य चुकाना, अरे भीलों में वधू का मूल्य चुकाना दापा प्रथा कहलाती है। अरे भाई भीलों में वधू का मूल्य चुकाना क्या कहलाता है? बताओ। दापा प्रथा कहलाती है। ठीक है भाई। अब देखिए भीलों की वैवाहिक देवी है भाई। भीलों की वैवाहिक देवी कौन है? बताओ। भ्राडी। भीलों की वैवाहिक देवी कौन है भाई? भ्राडी। और देखिए भीलों की पत्रक्षक की देवी पथवारी कौन कहलाती है भाई? पथवारी कहलाती है। अरे भीलों की वैवाहिक देवी भ्राडी और पत्रक्षक की देवी पथवारी कहलाती है। और भीलों में वधू का मूल्य चुकाना दापा कहलाता है और भीलों का कुल देवता टोटम है। फिर देखिए भाई भीलों का सामूहिक लोक महोत्सव हमेला कहलाता है। अरे भाई भीलों का सामूहिक लोक महोत्सव क्या कहलाता है? हमेला कहलाता है। ठीक है भाई, क्या कहलाता है? हमेला कहलाता है, सामूहिक लोक महोत्सव। और देखिए भीलों की स्त्री पुरुषों द्वारा भीलों की स्त्री पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला सामूहिक लोकगीत को हम सीड़ो कहते हैं। है भाई। देखिए भीलों की स्त्री पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले सामूहिक लोकगीत को हम सीड़ो कहते हैं। क्या कहते हैं? हम सीड़ो कहते हैं। ठीक है भाई। हाँ देखिए आगे भीलों का प्रमुख है
प्रमुख पेय पदार्थ क्या है बताओ? ताड़ी है। अरे भाई भीलों का प्रमुख पेय पदार्थ क्या है बताओ? ताड़ी है। और देखिए भीलों का कल्प वृक्ष महुआ का है। ठीक है भाई, तो प्रमुख वृक्ष महुआ है भाई, जिसे इस भीलों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है भाई, देखिए भील कांडी शब्द को, कौन शब्द को भाई? कांडी शब्द को अपमान सूचक या गाली समझते हैं। अरे भील कांडी शब्द को अपमान सूचक या गाली समझते हैं। ठीक है ना भाई? हाँ, अपमान सूचक या क्या समझते हैं बोलो? गाली समझते हैं। और देखिए आगे क्या होता है भाई। भील पाड़ा कहने पर खुश होते हैं। अब भाई भील पाड़ा कहने पर क्या होते हैं बताओ? खुश होते हैं भाई। क्या होते हैं? खुश होते हैं पाड़ा कहने पर। फिर देखिए, तो भीलों का प्रमुख पेय पदार्थ क्या है भाई? ताड़ी है। भीलों का कल्प वृक्ष महुआ का है। भील कांडी शब्द को अपमान सूचक या गाली समझते हैं, लेकिन ध्यान दो भील पाड़ा कहने पर खुश होते हैं। बोलो भाई क्या होते हैं? पाड़ा शब्द को तो देखो कहने पर इनको खुश होते हैं और कांडी को गाली समझते हैं ये। ठीक है भाई, फिर देखिए भाई भीलों में लीला मोरिया, भीलों में लीला मोरिया विवाह प्रचलित है। है भाई भीलों में कौन सा विवाह प्रचलित है बोलो? भीलों में लीला मोरिया विवाह प्रचलित है। और देखिए ध्यान दो आगे, भीलों में मृत्यु भोज को लोकाई या कांदिया कहा जाता है। अरे भीलों में मृत्यु भोज को लोकाई या कांदिया कहा जाता है। तो देखिए भाई भीलों में लीला मोरिया वर्ष प्रचलित है और भीलों में मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? लोकाई या कांदिया कहा जाता है। ठीक है ना भाई? और देखिए भीलों में एकता स्थापित करने के लिए, भीलों में एकता स्थापित करने के लिए मोतीलाल तेजावत ने वनवासी संघ की स्थापना की। ठीक है भाई? और देखो भीलों के नृत्य मैंने आपको पहले पढ़ाई दी है, आपको सारे नृत्यों में पढ़ना। और देखिए भीलों के द्वारा की जाने वाली करसी के प्रकार। हाँ देखो, चिमाता,
झूमिंग, वालरा, ठीक है ना भाई। चिमाता, झूमिंग, वालरा, दजिया। तो ध्यान रखना भाई, चिमाता, झूमिंग, वालरा और दजिया ये बेलों के द्वारा की जाने वाली कृषि के प्रकार है। और देखो बेलों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य मैंने आपको पढ़ाए थे, गेर, नेजा, गौरी, राय, ठीक है, बिंदोली, हाथी मन्ना, दीवचकी, युद्ध। तो बेलों में लीला मौर्या विवाह प्रचलित है। बेलों में मृत्यु भोज को लोकाई या कांदिया कहा जाता है। और बेलों में एकता स्थापित करने के लिए मोतीलाल तेजावत ने वनवासी संघ की स्थापना की। और देखो बेलों के द्वारा की जाने वाली कृषि के प्रकार जैसे चिमाता, झूमिंग, वालरा और दजिया, ये बेलों के द्वारा की जाने वाली कृषि की क्या है, प्रकार है। क्या है भाई, प्रकार है, ठीक है भाई। हाँ, तो ये थी भाई अपनी कौन जनजाति, भील जनजाति। कौन जनजाति भाई, भील जनजाति थी ये। अब देखिए भाई ध्यान दो,